ओके, स्टार्ट करें, पहले रेडी हो जाओ, एक मिनट है ना। ओके, तो हमारा क्वेश्चन था, है ना, क्या था क्वेश्चन? हाँ हाँ, तो क्वेश्चन था राइट अ नोट ऑन जॉन कीट्स एज अ रोमांटिक पोएट, और अपनी स्लाइड का टाइटल भी यही है ना, जॉन कीट एज अ रोमांटिक पोएट। हो गई अपलोड, आपने देखी नहीं वो दृष्टि दोष। कौन सी वाली? ये होते हैं होमोसेपियंस। ओके, ज्ञानी मानव। आगे बढ़ेंगे, अब ढंग से देख लेना, कुछ अपने काम की चीजें मिलेंगी। यस, जॉन कीट एज अ रोमांटिक पोएट। ठीक, आगे बढ़े। ओके, है ना, जॉन कीट एज अ रोमांटिक पोएट। चलो, हमने जहां तक ऑब्जर्व किया है, तो जब हमने किसके बारे में, जॉन कीट्स का जो पोएम्स है ना, हमने उसको लिखा गया ना हमारे द्वारा, तो ऐसी कुछ इमेजेस आई। इसका मतलब ये है जॉन कीट्स के दिमाग में भी ऐसी कुछ चीजें चल रही होंगी। हाँ, है ना, ये हो गया, ये हो गया, मतलब बंदे का ये खुद जॉन कीट्स है, रियल, है ना। ओके, आगे बढ़े। चलो, अब थोड़ा सा देखते हैं। पहला क्वेश्चन आता है, व्हाट इज रोमांटिसिज्म। ऑलरेडी इस टॉपिक को कई बार हम डिस्कस कर चुके हैं, है ना, कि व्हाट इज रोमांटिसिज्म। ओके, नाउ एक सेकेंड, ठीक है। हाँ, व्हाट इज रोमांटिसिज्म तो है क्या? देखो, 4 लाइनों में इसकी डेफिनेशन मिल जाएगी। और एक बात बिल्कुल सही है कि चीजों को ऐसे पॉइंट्स में याद करना बहुत आसान होता है, समझ गए। तो मूवमेंट इन द आर्ट एंड लिटरेचर, वो रोमांटिसिज्म है। क्या है? कला और साहित्य का एक मूवमेंट, रोमांटिसिज्म। लेट 18th सेंचुरी इन मिड 19th सेंचुरी के बीच में आया था, बिल्कुल सही बात। 1700 से समझो, 1700 से 1800 और 1800 से 1900 के बीच का जो टाइम था ना, उसमें ही आया था, क्योंकि रोमांटिक मूवमेंट की स्टार्ट होती है 1798 से। तो 1700 ईस्वी समाप्त हो रही थी, अगली स्टार्ट होने वाली थी, उस पूरे टाइम ड्यूरेशन में ये चलता है। आया समझ? एम्फेसिस ऑन इमेजिनेशन, इमोशन, किस चीज पे ज्यादा वो दिया गया है? इमेजिनेशन और इमोशन पे। रिएक्शन अगेंस्ट न्यू क्लासिसिज्म, है ना, रैशनैलिटी। देखो, तो न्यू क्लासिसिज्म मतलब ये हो वो पीरियड था, हमने इसको पढ़ा है, पुराने साहित्य को नए नया बना के लिखना, न्यू क्लासिज्म। ध्यान रखना, पुरानी चीजें बतानी पड़ रही हैं हमें। और रैशनैलिटी मतलब होता है लोगों को बांटना, बांटने की जो चीजें चल रही थी, नहीं, हाँ, रेशियो से बनी है वो, है ना, रैशनैलिटी। तो इतनी बात आई समझ में? यस, कैरेक्टर नहीं, हाँ, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रोमांटिसिज्म। रोमांटिसिज्म इस मूवमेंट की अब मतलब विशेषता है। क्या था? इंडिविजुअलिटी, व्यक्तित्व, मतलब व्यक्तिगत, क्रिएटिविटी, कलात्मकता, नेचर और फ्रीडम। शानदार 4 इसकी विशेषताएं, 4 चीजें इसमें खास थी। फिर स्पॉन्टेनिटी, स्पॉन्टेनिटी मतलब होता है एक प्रकार का फ्लो, लगातार न होना। लिटरेचर के हैवी हैवी वर्ड है, पता होने चाहिए। स्पॉन्टेनिटी मतलब एक फ्लो में आना। और हाँ, उस समय पोयम सही में फ्लो में थी, एक के बाद एक पोयम छप रही थी, और इतनी शानदार पोयम होती थी कि उनको पढ़ने में ही फ्लो समझ में आता था। जॉन किट्स की पोयम को आप पढ़ोगे तो आपको एक बात समझ में आएगी कि बंदे ने कितनी क्रमबद्धता से लिखा है, एकदम उसमें अच्छी गहराई से लिखा है उसने। क्रिएटिव थे ही, नेचर की बात थी, फ्रीडम थी, इंडिविजुअलिटी, व्यक्तिगत बात थी, हर एक इंसान ने अपनी फीलिंग को बताया। और ओरिजिनलिटी, सत्यता है, ओरिजिनल थी चीजें, फेक चीजें नहीं थी। आई बात समझ? चलो, फैसिनेशन विद द एक्सोटिक। एक्सोटिक मतलब होता है एक प्रकार का उतावलापन,
फैसिनेशन मतलब होता है उसके प्रति आकर्षण, ऐसे समझो। एक इंसान को ना सुंदर सुंदर चीजें देखना बहुत पसंद होता है, उसको मन नहीं रुकता और वो सीधा जंगल की तरफ जैसे भागता है उस चीज को रियल में ऑब्जर्व करने के लिए। पहले फॉरेस्ट का एग्जांपल। दूसरा रिवर का देखो, एक सुंदर नदी होती है, अपन कैसे दौड़ के जाते हैं देखने, वाह कितनी सुंदर। दिस इज द फैसिनेशन विद द एक्सोटिक। नाउ एम आई क्लियर? मिस्टीरियस, बिल्कुल सही। मिस्टीरियस तो जानते हो, मिस्ट्रीज। सुपर नेचुरल, सुपर नेचुरल ताकत है जो हम इंसानों से ऊपर होती है और परे होती है। कैसे? सुनो, सुपर नेचुरल, उसका नाम सुना है तुमने? किसका? चलो एक क्वेश्चन ही बन गया अब तो। अब सुनो, तो चौसर ने क्या लिखा? चौसर इंग्लिश लिटरेचर के फादर हैं। तो उन्होंने कुछ हाँ राइम स्कीम भी बनाई? जी हाँ, राइम रॉयल्स। हाँ सर। अब सुनने, जो सुपर नेचुरल से क्या याद आया, जो हमारे एसटी कॉलरेज जो थे ना, वो इस टाइप की पोएम्स लिखते थे सुपर नेचुरल एलिमेंट्स की। वो जो राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर है ना, लिरिकल बैलेट की फर्स्ट पोयम, वो सुपर नेचुरल एलिमेंट की है। सर कौन सी? राइम? द राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर आपके सिलेबस में आएगी, शायद सेकंड ईयर में है, चेक कर लेना, या फिर आएगी, वो तो आती ही है। रोमांटिसिज्म का आगाज करने वाली बुक की पहली पोयम है द राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर। पता होना चाहिए अपन को। एंशिएंट एंशिएंट मैरिनर, मैरिनर। द राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर। ठीक, चलो उसको बाद में लिखेंगे ना, इसको दोबारा जब अपन वो करेंगे ना, देख लोगी तो समझ जाओगी, सेम चीज है, फिर हमें रुकना पड़ेगा। ओके, हाँ एक और बात याद आ गई, उसी की लास्ट पोयम है, वो है टिंटन एबे। यस सर। टिंटन एबे, आपने बताया था। चलो ठीक है, आगे बढ़े। अच्छा, इस रोमांटिक मूवमेंट की थीम्स क्या क्या थी? तो वो थी लव, पहली चीज, डेथ, लॉस्ट, हाँ डेथ, ब्यूटी, सुंदरता, नेचर, हाँ हीरोइज्म, है ना, नेशनलिज्म और रिवॉल्यूशन। सारे जितने शानदार शानदार बंदे रहे हैं इस समय पे, हमने लिखा है ऐसा। ठीक, आगे बढ़े। अब ये आपको ये रोमांटिसिज्म भूलना नहीं है, इतना याद कर लेना, ऑनेस्टली बता रहे पूरी ईमानदारी से, है ना। बस ये है कि आपको कोई फेल नहीं करेगा, ऑनेस्टली इतनी काम, सिर्फ अगर आप काम की चीज याद कर लेते हो, काम हो जाएगा तुम्हारा। नेक्स्ट, इंट्रोडक्शन टू रोमांटिसिज्म। अब उसका थोड़ा सा परिचय है। तो प्रोमिनेंट फिगर ऑफ रोमांटिसिज्म, नाम सुन लो, पहले हमारे विलियम वर्ड्सवर्थ, इसी वजह से सुटाई हुई थी। ठीक, दूसरा एस टी कॉलरिच, पूरा नाम सैमुअल टेलर कॉलरिच। सैमुअल टेलर। हाँ सिर्फ कॉलरिच बोलते हैं, पूरा नाम नहीं लेते कई बार इनका, सिर्फ कॉलरिच। सुनो, नाम क्या होता है? वर्ड्सवर्थ एंड कॉलरिच। थर्ड, लॉर्ड बैरन, कितनी कहानी है। हाँ अपन ने, हाँ अपन ने छत पे इनके बारे में हमने बहुत कछु बताया था, बताया था, है ना। ये वो बंदा था कि जिसकी लाइफ में इतने अफेयर्स थे जितने उसकी जिंदगी के दिन भी नहीं थे। हाँ, मतलब 200-250 कुछ, जिंदगी के दिन भी ना होंगे इतने। मतलब ऐसे होते हैं, जो कुछ ऐसे कलाकार भी होते हैं, ठीक है ना। अच्छा, पर्सी वैसी, बड़ा अजब नाम। अपन तो सिर्फ ये जानते हैं कि पीवी सेल है, पीवी सैली, और ये तो हमारी वर्क के ग्रेट है, जॉन कीट्स। फिर लुडविग वॉन बीथोवन, फ्रेंड शुबर्ट, है ना, फ्रेंड शुबर्ट, फ्रांसिस्को गोया, एटसेट्रा। अब सुनना रीजन, ये सब तो इंग्लैंड के थे, ये अदर कंट्रीज के हैं, इसलिए इनके नाम अजीब से हैं।
समझ गई? ठीक है ना? ये फ्रेंच लोग हैं भाई, फ्रेंच लोग हैं। हाँ? बीथोवन। सर ये फ्रेंच हम्म? फ्रेंच फ्रांसिस्को गोया, ये है फ्रेंच शूबर्ट। शुगर ठीक, फ्रेंच की देश का नाम है गोया। यस, नाम है पर्सन्स के। ओके, चलो। और ये फ्रांस की किसी जो यूरोपियन आर्किटेक्चर है ना, उसी का बिल्डिंग का ये सीन है। ऐसी बिल्डिंग्स फ्रांस में मिलती हैं देखने जनरली, मतलब वेस्टर्न कंट्रीज में। नाउ वी कैन गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। अच्छा, इसमें क्या क्या हो रहा था देखो, प्रोमिनेंट फिगर देख लिए। अब हम देखते हैं इसमें और क्या क्या था। परसुइंग ऑफ ब्यूटी, रोमांटिसिज्म में क्या था? सुंदरता को पाने की चाह। एक्सप्लोरेशन ऑफ ब्यूटी इन नेचर, आर्ट, मिथोलॉजी, ह्यूमन रिलेशनशिप। परसुइंग मतलब होता है पाना, पाने की चाह है ना। ब्यूटी मतलब वहां तक पहुंच हो ना, ब्यूटी सुंदरता तक पहुंच की कोशिश। नाउ फोकस ऑन फैमिलियर थिंग्स, है ना। एक और बात, नेक्स्ट पॉइंट, फोकस ऑन फैमिलियर थिंग, ऐसी चीजें जिनसे हम फैमिलियर होते हैं। ठीक, ओके। यूटिलाइजेशन ऑफ एवरी लैंग्वेज एंड इमेजरी ऑफ कन्वे कॉम्प्लेक्स इमोशन एंड आइडिया, इन सब चीजों के बारे में सोचना। नेक्स्ट, रिमूवल ऑफ सेल्फ, ये देखो, रिमूवल ऑफ सेल्फ। अब आपको मिलेगी ये चीज, प्रैक्टिस ऑफ नेगेटिव कैपेबिलिटी, adopting different perspective without imposing personal biases। मतलब नेगेटिव कैपेबिलिटी मतलब ये होता है कि जिन चीजों को जनरली हम गलत मानते हैं ना, जिन चीजों को हम गलत मानते हैं, वास्तव में वही चीजें हमारे जीवन का आधार होती हैं। ऐसे समझो, डंडा है ना, चौटाई पसीने छूट जाते हैं, वो छूट जाते हैं ना, सत्य। लेकिन जीवन का आधार है ये डंडा। यस सर, बुड्ढी हो जाती है गलत चली गई। अगर ये तुमको ना गले ना, मतलब जो चौटाई है, देखो पिटाई एक अलग चीज है, लेकिन उसमें दुख तो हो रहा है, लेकिन उसके फायदे कितने हैं ये सोचना। बच्चे नहीं बनने लगता है। देखो पहला फैक्ट, तो ये होती है नेगेटिव कैपेबिलिटी। अरे बात समझ, जॉन कीट्स ने भी यही किया। जिस गर्मी के मौसम को हम लोग खतरनाक मानते हैं ना, उस बंदे ने का खतर शानदार तारीफ करी, पूरी दुनिया पढ़ रही उस पोयम को, है मजेदार। पढ़ रहे हैं। हाँ, तो अब आई बात समझ में क्या खासियत होती है नेगेटिव कैपेबिलिटी की। नाउ नेक्स्ट पोयम, ओडल हाइम, ओडल हिम। देखो ओडल हिम मतलब क्या होता है? ओड मतलब होता है तारीफ गीत, तारीफ में किया गाया गया गाना। हिम मतलब होता है छोटे छोटे बच्चों के लिए जो पोयम सुनाई जाती है ना, मतलब अच्छी वाली पोयम्स, गुड पोयम्स, उनको हिम्स बोला जाता है। हाँ, इसको पढ़ते हैं हम हिम्स। राइटिंग इन द फॉर्म्स ऑफ ओड या प्रेजिंग सब्जेक्ट सच एज नेचर, ब्यूटी एंड मेलनकोली, एकांतता। ठीक, यस, हाँ, यस। लव ऑफ नेचर, सीधी सी बात है, प्रकृति प्रेम। चलो ये तो पढ़ने की जरूरत नहीं है। ओके, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जॉन कीट्स रोमांटिक पोएट्री, जॉन कीट्स की रोमांटिक पोएट्री की विशेषता। तो लिरिसिज्म मतलब होता है जिसको गाया जा सके। उसने ऐसी पोएम्स लिखी जिनको हम गा सकते हैं, लिरिसिज्म उसमें मिलता है। द यूज ऑफ इमेजिनेशन, इमेजिनेशन का शानदार यूज किया बंदे ने। ग्लो ऑफ इमोशन, है ना, भावनाओं जो का उभरना। तीनों चीजों का मास्टर था बंदा जॉन कीट्स। सही है? उसकी मतलब म्यूजिक में भी अच्छा था। बिल्कुल गलत, आप नहीं समझ पाए, तुम लोग समझ गए नहीं। लिरिसिज्म, उसकी पोयम को गा भी सकते हैं, इतने अच्छे से उसको सेट करके लिखा है। यूज ऑफ इमेजिनेशन, उसने अपने इमेजिनेशन का बेस्ट यूज किया है। किसने? जॉन कीट्स, है ना। फिर ग्लो ऑफ इमोशन, उसने अपने इमोशंस को भी ग्लो कराया, इतना अच्छे से लिखा है।
आई बात समझ? ये उसकी विशेषताएं हैं, इस मूवमेंट की विशेषताएं नहीं है, रोमांटिसिज्म की विशेषताएं नहीं है ये तीनों। ये किसकी विशेषताएं हैं? जॉन कीट्स। बंदा ये था। नाउ गो टू द नेक्स्ट। अब लाइफ एंड इन्फ्लुएंस, इनका जीवन क्या था, इन पे किस किस चीज का प्रभाव पड़ा, बहुत अच्छे से देखना है ना। जॉन कीट्स एज अ रोमांटिक पोएट, अब आएगा थोड़ा सा समझ में। लाइफ एंड इन्फ्लुएंस, जीवन और उन पे किस चीज किन किन चीजों का प्रभाव रहा। तो इंग्लिश पोएट ऑफ द सेकेंड जनरेशन ऑफ रोमांटिक पोएट, शानदार, सेकेंड जनरेशन के इंग्लिश पोएट थे ये। अच्छा, फिर क्वेश्चन उठता है कि फर्स्ट जनरेशन के कौन कौन थे, बताओ बताओ कौन कौन थे फर्स्ट जनरेशन। ऊपर नाम थे वो। हाँ ऊपर नाम थे वो। चलो, एक बात तो है कि कम से कम तुम्हें भी समझ में आ गया, और जो नीचे नाम थे, लेकिन अपनी शर्म ना निकल रही। और जो नीचे नाम थे वो ठीक है, छोड़ो भैया। हाँ सर। फर्स्ट जनरेशन थे विलियम वर्ड्सवर्थ और एस.टी. कोलरिज। हाँ, सेकंड में थे लॉर्ड बैरन, जॉन कीट्स, पी.वी. शेले। अब सुनो, शॉर्ट लाइफ, डेथ एट 25 फ्रॉम ट्यूबरक्लोसिस, छोटा जीवन था, मरे 22 साल की एज में। कितना शानदार सेंटेंसेस बना के दिए छोटे छोटे। फिर पोइट गेन एप्रिसिएशन पोस्टोमसली, ऐसे शब्दों को ध्यान रखना चाहिए। पोस्टोमसली मीन्स होता है मरणोपरांत, मरने के बाद सर। यस, ऐसे वर्ड आपको इंग्लिश लिटरेचर वाले को अच्छे से पता होना चाहिए, बार बार आते हैं। पोस्टोमसली मीन्स मरने के बाद। तो इनको जो एप्रिसिएशन मिला है ना, जो गेन हुआ है, वो मरने के बाद मिला। इसका मतलब ये है कि जीते जी इनको भी गालियां मिली हैं, सही है। जीते जी मालूम है, कल लोग, पी.वी. शेले ने एक ओड लिखी है, उसमें पता है उन्होंने बोला है, ध्यान से सुनना ये बात। पी.वी. शेले ने अपनी एक ओड लिखी है ना, उसमें आई थिंक उसका नाम है एडोनाइज। उसमें उनने कीट्स के बारे में पता क्या बोला है, कि कीट्स को उनके क्रिटिक्स ने मारा है, क्रिटिक्स ने मारा है। मतलब उसके बारे में ऐसा ऐसा बोला गया कि क्या बच्चा है और बचकानी चीजें ही लिख रहा है, कुछ भी लगा रहता है। हम लोग क्या यहाँ झक मारने के लिए बैठे हैं कि हम लोग कोई कला का वो नहीं है, कुछ भी लिखा रहता है। हाँ देखा था वीडियो तो उसमें आया था। हाँ, उसको बचकाना माना गया था। आज पता चल रहा है क्या लिख रहा था बंदा, उसके बाद शब्दों की कीमत। तो समझ गई बात, ये था जॉन कीट्स। नाउ हम उनके खास वर्क देख लें, है ना, उनकी खास खास वर्क देख लें। तो देखो, फेमस फॉर हिज ओड एक्सप्रेसिंग इमोशन ऑन वेरियस सब्जेक्ट, ओड बहुत लिखी है भैया ने। क्या क्या लिखी है, नोटेबल ओड सुनो। ओड टू द ग्रेसियन अर्न, मोस्ट आईएमपी सुन लो पहले, आपके एमए के सिलेबस में भी है, बहुत सारी यूनिवर्सिटी के सिलेबस में है। ओड टू अ ग्रेसियन अर्न, फिर ओड टू द नाइटिंगेल, ये भी बहुत आईएमपी। हाँ, ये इग्नू के सिलेबस में है अभी, बीए के। यस, नेक्स्ट ओड ऑन मेलनकोली, देखो 3 ओड लिखी है, वर्ल्ड फेमस। फिर एक एपिक भी लिखा है, एपिक पोयम एंडीमियन, है ना, डिपिक्टिंग अ शेफर्ड्स लव फॉर अ मून गॉडेस। चांद जो देवी है ना, चांद की जो देवी है, वो लोग देवी में के रूप में फॉर्म में मानते हैं चांद को। तो उन देवी की जो है ना, उनके उस देवी के लिए प्रेम, किसका प्रेम दिखाया गया है, उसका एक चरवाहे का। हाँ, और एक बात सुनना, ये एपिक है। एपिक का मतलब क्या होता है समझ रहे हो, जितनी मोटी हमारी महाभारत है ना, या रामायण है जितनी मोटी, उसको बोलते हैं एपिक। सोचो, एक भेड़ चराने वाले और चांद की जो देवी हैं, उनके तारीफ में क्या लिखा होगा एक 25 साल, मतलब 21-22 साल के लड़के ने।
हमसे तो इसे क्या लिखा होगा? ये थे जॉन कीट्स। कहते हैं ना कि कलाकार तो पैदा ही होते हैं कछु। मास्टरमाइंड, एकदम धमाकेदार पर्सन। तारीफ में शब्द कम पड़ जाए, ऐसे ऐसे इसलिए उनको, इसलिए सारे सिलेबसेस में मिलता है, हर यूनिवर्सिटी के सिलेबस में मिलेगा ये। एक मिनट, ठीक है, आगे खत्म करें इसको, देखें। और वैसे दुनिया घूमी हुई तो इतना लिख पाया नहीं, कुछ लोगों की ना कहते हैं ना सेंसेस में जादू होता है, पैदाई कलाकार होते हैं। ऐसे समझो जैसे हमारे बारे में एक फैक्ट बता रहे हैं, अब हमको ये नहीं कर रहा था कोई तारीफ फेंक रहे हो, लेकिन वो सच है कि ओके, जॉन कीट एज ए रोमांटिक पोएट, वही आगे बढ़ रही है। तो देखो, इन्फ्लुएंस एंड फिलॉसफी और लेगेसी क्या है। तो ये इंस्पायर कहां से हुए थे? पुराने क्लासिक लेजेंड और मिथ और पोइट्स से। अरे ऐसे समझो ना, जैसे कि जो ग्रीक पोइट्स थे ना, ओविड, होमर, हाँ, इनको पढ़ा था इस बंदे ने। क्लियर? आगे बढ़े। फिर फिलॉसफी क्या थी इनकी? नेगेटिव कैपेबिलिटी पे। इमेजिनेशन बहुत शानदार था, तो नेगेटिव कैपेबिलिटी के ये समझ लो, फादर कह सकते हैं हम। ये टर्म आती है मोस्ट आईएमपी यूजीसी नेट में, कई बार इसको पूछा गया है। फिर लेगेसी, एक ग्रेट पोएट थे इंग्लिश लिटरेचर के, और इनकी सेंसुअसनेस और इनके जो म्यूजिकल लैंग्वेज है और इमोशनल डेप्थ के कारण इनको याद किया जाता है। लेगेसी मतलब होती है उनकी महानता, वो क्या थे, क्वालिटी। सही है, नेक्स्ट। और यहीं पे अपनी स्लाइड खत्म, बस छोटा सा बनाया था और इसमें ही पूरा कंप्लीट है। ठीक है, इसको ऑफ करें।